Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. Today we will be studying class 10 social science civics में political parties chapter 4 में how can parties be reformed. So we studied what are state parties, what are national parties, उनके criteria given by Election Commission of India and we also studied उनके challenges कि क्या challenges like lack of internal democracy, money and muscle power, पॉइंटर्स 4 पॉइंटर्स बताए थे आपकी बुक में है एंड उसकी हाई चांसेस है क्वेश्चन आने की तो जस्ट डू दैट वीडियो फर्स्ट चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड उसके बाद प्लीज़ ये वाली वीडियो पे आना कि हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। तो पहले अपन चैलेंजेस पढ़ते हैं उसके बाद अपन कैसे रिफॉर्म हो सकती है पॉलिटिकल पार्टीज वो पढ़ेंगे। बट उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस दिस प्लेटफॉर्म। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th इन हिंदी मीडियम। अपने सीबीएसई बोर्ड के अलावा 5 अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करता है मैग्नेट ब्रेन्स जिसमें है दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। ई नोट्स एंड ई बुक्स नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर आप एक्सेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। सो उसके पहले मैं बता दूं कि दिस इज़ अ इंग्लिश मीडियम चैनल, तो जो लेक्चर डिलीवर होएगा वो बायलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, दैट विल बी इंग्लिश प्लस हिंदी, दैट इज़ योर इंग्लिश। आजकल जेंजी बोलते हैं ना इंग्लिश। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो हिंदी मीडियम में हैं तो वी ऑल्सो हैव अ स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम चैनल जिसमें अमेजिंग टीचर्स हैं एंड दे विल बी टीचिंग सोशल साइंस एंड ऑब्वियसली साइंस, नॉर्मल मैथ्स एंड ऑल एवरीथिंग. So you can visit those channels as well, or you can tell your friends from Hindi medium background. They can visit that channel and access those videos. Okay, now let's start studying. So in order to face these challenges, political parties need to be reformed. मैंने आपको बताया कि पिछली वीडियो में अपन challenges पढ़े थे. The question is, are political parties willing to reform? तो challenges क्या कहते हैं पहले तो मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है. फर्स्ट चैलेंज पढ़ा था अपन ने लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा उससे. लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब जैसे बीजेपी प्रेसिडेंट, कांग्रेस प्रेसिडेंट वंस अपॉन अ टाइम सोनिया गांधी थी, देन उसके बाद जो बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा थे पहले, अब चेंज हो गया है, ठीक है. सो दे आर व्हाट इलेक्टेड, वोटेड अपॉन और नॉट. अब वही मैं पूछ रही हूँ आपसे, ये इंटरनल डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी एक है कि आप बाहर मतलब ऑब्वियसली अपन लोग जो वोट करते हैं एंड फिर रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं, फिर वो डेमोक्रेसी ऑब्वियसली पार्लियामेंट में जाके लॉज इंप्लीमेंट करते हैं, एवरीथिंग बनाते हैं जो भी है. बट इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी के रिगार्डिंग हो रही है कि पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी उसमें कितनी डेमोक्रेसी है, कितनी वॉइसेस हर्ड हो रही है वहाँ पे. हर मेंबर डिफरेंट कास्ट, क्रीड, रिलीजन के सुन उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है, उन्हें सुना जा रहा है नहीं. दिस इज़ व्हाट इंटरनल डेमोक्रेसी है. तो पॉलिटिकल पार्टीज में वो डेमोक्रेसी जो है वो लैक करती है, ठीक है. सेकेंड, डायनेस्टिक सक्सेशन पढ़ा था अपन ने. इसका मतलब क्या है? डायनेस्टिक सक्सेशन इज व्हाट कि एक फैमिली है, ठीक है, उनका एक प्रोमिनेंट मेंबर है जो इलेक्ट हो गया है, प्राइम मिनिस्टर बन गया है, सीएम बन गया है. फिर वो अपने आजू बाजू जो घर में परिवार है, जैसे बीवी हो गई, बच्चे हो गए, चाचा मामा के भतीजे जो भी है एवरीथिंग, तो उनको है ना अपनी पॉलिटिकल पार्टी में टिकट देंगी, उनको इलेक्शन लड़वाएंगी. बेस्ट एग्जाम्पल बीइंग वन पार्टी दैट इज़ योर इंडियन नेशनल कांग्रेस. जवाहरलाल नेहरू हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, फिर उनके बाद बेटी उनकी इंदिरा गांधी, शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. उनके बाद राजीव गांधी उनके बेटे अभी करेंटली कि सोनिया गांधी जी प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की एंड राहुल गांधी इज़ द अपकमिंग कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर जो जनरल इलेक्शन में थे. ही वॉज द अपकमिंग कैंडिडेट फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर in the general election, but he lost obviously and became leader of opposition. So यही होती है कि एक डायनेस्टिक सक्सेशन हो रहा है कि एक फैमिली जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी में स्टैब्लिश कर लेगी अच्छी खासी. सेकेंड एग्जाम्पल बीइंग JDU फ्रॉम बिहार. एज यू नो कि लालू यादव वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर इन बिहार वंस अपॉन अ टाइम. उनके बाद उनने अपनी बीवी जो थी उनको भी सीएम बनाया. उनके बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव वो भी अब पॉलिटिकल कैंडिडेट है. तो दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट डायनेस्टिक सक्सेशन होता है, ठीक है. लाइक इट्स बिकम अ किचन कैबिनेट
कह सकते हैं। थर्ड चैलेंज क्या पढ़ा था अपन ने? मनी एंड मसल पावर। इनका मिसयूज कैसे हो रहा है, मनी एंड मसल पावर का? तो मनी एंड मसल पावर, मैंने आपको एक फैक्ट भी बताया था कि अभी रिसेंट जनरल इलेक्शंस जो कंक्लूड हुए हैं, जिसमें एनडीए ने अपनी सरकार बनाई है एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी फिर से अपने थर्ड टेन्योर के लिए इलेक्ट हुए हैं। सो मनी एंड मसल पावर में आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था ईसीआई के बारे में, दैट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी दैट रेगुलेट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। उस बॉडी के बारे में क्लियरली बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी, बिकॉज अभी इलेक्शंस रिसेंटली हुए हैं, तो मे बी हाई चांसेस है कि करंट अफेयर से क्वेश्चंस दे सकते हैं। करंट अफेयर से तो नहीं देगी, बट सिंस इलेक्शंस हुए हैं तो हाई चांसेस है कि बॉडी के बारे में पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आई वाज सेइंग कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हेड करते हैं ईसीआई को अलॉन्ग विद 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, उनने खुद बोला था कि 100,000 करोड़ ऑफ कैश वॉज सीज्ड ड्यूरिंग दिस जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा 2024। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 100,000 करोड़ ऑफ कैश है वो कहाँ से आया था? जस्ट टू लूइट पीपल, वो पीपल बोलते हैं ना कि उनको कन्विंस करने के लिए उनको पैसा दे देते हैं जिससे वो वोट दे, तो वोट बैंक ऐसे खरीदे जाते हैं। तो दिस इज व्हाट इज मिसयूज ऑफ मनी एंड मसल पावर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या था आप मुझे चैट बॉक्स में चैट बॉक्स बोल रही हूँ मैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बिकॉज अब हर चीज़ मैं नहीं करके दूंगी ना, राइट? तो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, थोड़ा एक्टिव रिकॉल करो, इससे अच्छा होएगा। दिस इज़ वेरी गुड टेक्निक नोन एज एक्टिव रिकॉल फॉर योर एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम। सो अगेन 4 पॉइंट्स थे आपकी बुक में, 3 मैंने बता दिए, चौथा आप मुझे बताएंगे। एंड दीज आर द चैलेंजेस। एंड अब क्वेश्चन अराइज होता है, आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म? क्वेश्चन मार्क। सो लेट्स सी। If they are willing, what has prevented them from reforming so far? If they are not willing, is it possible to force them to reform? देखते हैं। Citizens all over the world face this question. This is not a simple question to answer. In a democracy, the final decision is made by leaders who represent political parties. तो obviously लीडर्स जो होंगे पॉलिटिकल पार्टी के, वो आंसर करेंगे इस सिचुएशन का क्वेश्चन कि इज़ द पॉलिटिकल पार्टी इवन विलिंग टू रिफॉर्म, मतलब वो चाहती भी अंदर से, उनका इंटेंट है रिफॉर्म का, या फिर होना ही नहीं चाह रही हैं। दे आर वेरी हैप्पी कि ओके जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है, हाँ करप्टेड है हम पार्टी, हम एंड ऑल एवरीथिंग, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, देखते हैं। People can replace them, but only by another set of party leaders. If all of them do not wish to reform, how can anyone force them to change? तो क्या बोल रहा है सिंपल सा स्टेटमेंट, if all of them do not wish to reform, how can anyone force them to change? तो अगर all of them डू नॉट विश टू रिफॉर्म, अगर ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स है वो ही रिफॉर्म होना नहीं चाह रहा है, तो उन्हें फोर्स कैसे किया जा सकता है? क्योंकि उनकी पार्टी है, उनको वोट्स मिल रहे हैं और पीपल दे आर लाइकिंग दैट पार्टी एंड दे आर गिविंग वोट्स फॉर देयर पार्टी, तो उनको तो बस जीत के, obviously democracy they need to secure a tenure of 5 years and laws बनाना implement करना है। तो if they are doing so, they are getting those votes, they are able to garner that vote bank, then why we need to remove that, or why we need to even reform that? Let us look at some of the recent efforts and suggestions in our country to reform political parties and its leaders. तो अब अपन reforms देखेंगे, क्या reforms है? The Constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties. काय की बात आ गई भाई इसमें, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। कल मैंने थोड़ा बहुत जस्ट दिया था इसका, आपको क्या बोलते हैं इसको, डिफेक्शन, आयाराम गयाराम बोलते थे ना, कि एक गयाराम करके MLA थे एक्चुअली। एक स्टोरी बता देती हूँ कि हाउ ही चेंज द पार्टी। हरियाणा के इलेक्शंस 1900s की बात है, तो एक MLA थे वो गयाराम।
तो व्हाट ही डिड वाज, वो हरियाणा के एमएलए थे एंड सुबह किसी और पॉलिटिकल पार्टी में थे, शाम दोपहर तक किसी और पॉलिटिकल पार्टी में शिफ्ट हो गए और डिनर उन्होंने किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ किया। तो ये क्या होता है? डिफेक्शन। ठीक है, तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी, मतलब एक दिन में 3 पार्टीज उन्होंने चेंज की थी। तो इसी को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ कौन लाया था? अपना पार्लियामेंट। ठीक है, एंड इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? डिफेक्शन। याद रखना कि एक पार्टी से जब दूसरी पार्टी में इंसान 1 दिन में 2 दिन में शिफ्ट कर लेता है या फिर अपनी लॉयल्टी किसी पार्टी के लिए छोड़ देता है, दूसरी पार्टी में हाल स्विच कर लेता है, तो इससे क्या होएगा? बहुत इंस्टेबिलिटी होएगी। ऐसे क्या सरकार पलट जाती है। अभी एमपी का रिसेंट एग्जाम्पल है, 2 साल पहले की बात है, कोविड 2019-18 कि 30 एमएलएस थे एमपी के। बहुत फेमस था कि कांग्रेस की सरकार थी एंड अच्छी खासी सरकार, मेजॉरिटी बनी थी, 6 महीने ही हुए थे एंड 30 एमएलएज ऑफ कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, ओवरनाइट दे शिफ्टेड टू बीजेपी। तो व्हेन दे शिफ्टेड, ऑब्वियसली डिफेक्शन तो नहीं कहेंगे बिकॉज डिफेक्शन के बहुत क्राइटेरियाज होंगे जो अपन पढ़ेंगे, बट एक टाइप का डिफेक्शन था, ग्रुप डिफेक्शन बोल सकते हैं। बट जो भी चेंज था उन पे इसलिए केस वेस, मतलब जो भी है, उन्हें पार्टी से निकाला नहीं, सस्पेंड नहीं किया, बिकॉज क्राइटेरिया दिमाग में रखने पड़ते हैं। तो जब उनने चेंज किया तो क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार गिर गई ऐसे, एंड कांग्रेस की सरकार गिरी तो किसकी सरकार हुई? बीजेपी ने हाल अपना फ्लोर टेस्ट किया एंड बीजेपी वन इन एमपी। तो 2019 से कांग्रेस सिर्फ 6 मंथ्स के लिए दे वाज इलेक्टेड बाय द पीपल, बट दे लॉस्ट इन दैट 6 मंथ्स के बाद फ्लोर टेस्ट। एंड फ्लोर टेस्ट मतलब कि आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है अगर आप प्रूव कर पाते हो अपने। उसके पहले ही कमलनाथ जी, जो अपने फॉर्मर सीएम थे एमपी के, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। तो दिस इज एन एग्जांपल, आई एम टेलिंग यू कि ये डिफेक्शन क्या होता है, एंड ये ग्रुप डिफेक्शन हुआ था। ठीक है, सो this was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become ministers of a cash rewards। तो ऑब्वियसली ये क्यों किया था? ऐसा बोल सकते हैं, एलिगेशंस लगे थे कि जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स थे, दे वर डिमांडिंग सच मिनिस्ट्रीज जो कांग्रेस सीएम या फिर जो टॉप लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने नहीं दी एंड अपसेट थे उस चीज़ से। सो दे शिफ्टेड टू बीजेपी बोल सकता है, बिकॉज उनको मिनिस्टर नहीं बना रहा है या फिर उनको जो कैश अवार्ड्स चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा है वो चीज़। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या रूमर्स थे, एवरीथिंग, बट ऑब्वियसली ये हुआ था। तो ऑब्वियसली आप इसे को निगेट नहीं कर सकते हो, एंड ये एग्जाम्पल बता रही हूँ तो इसमें कुछ हार्म नहीं है एंड नथिंग टू बी पॉलिटिकली इन्वॉल्व वाला सीन। ठीक है, तो आयाराम गयाराम बता दिया मैंने डिफेक्शन का। अभी अपन पढ़ेंगे एंटी डिफेक्शन। नाउ डिफेक्शन पढ़ लेते हैं। चेंजिंग पार्टी अलायंस अलीजेंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी टू अ डिफरेंट पार्टी। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली गयाराम जी जो थे, जिस पार्टी से इलेक्ट होकर एमएलए बने थे, उस पार्टी से उन्होंने अपनी अलीजेंस जो थी, होती ना एक लॉयल्टी, उन्होंने दूसरी पार्टी को शिफ्ट कर दी। ठीक है, अब वो पार्टी पे वो ट्रस्ट नहीं कर पाए और फिर डिनर पे उन्होंने किसी और पार्टी से शिफ्ट कर ली। तो दिस इज़ व्हाट डिफेक्शन इज़। हमेशा याद रखना, डिफेक्शन मतलब आया राम गया राम। ठीक है, और गया राम जी के कारण ये डिफेक्शन हुआ था। ठीक है, एंटी डिफेक्शन बिल जो था वो पास हुआ था। नाउ द लॉ सेज that if any MLA or MP changes parties, he or she will lose the seat in the legislature। अब क्या बोल रहा है जो लॉ आया है, कौन सा लॉ की बात कर रहे हैं यहाँ पे? एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन क्या? अदला बदली। डिफेक्शन के अगेंस्ट जो लॉ आ रहा है, मैंने क्या बताया था? प्रो मतलब हम फेवर में हैं, एंटी मतलब हम अगेंस्ट में हैं। तो अगेंस्ट डिफेक्शन जो लॉ आया है, अब वो प्रोहिबिट करता है एमएलए और एमपीज को टू चेंज पार्टीज। ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। अगर होता है ऐसा तो एमपी और एमएलए, सही बताऊँ तो मैं इनका मीनिंग बता दूँ पहले, एमपी और एमएलए, बिकॉज मैं जब छोटी थी, आई मीन 10th क्लास में थी, आई डिडंट इवन नो, आई वाज नॉट फॉन्ड ऑफ सिविक्स दैट मच, बट ऑब्वियसली बाद में जब आया तो देन पढ़ा, इंटरेस्टिंग लगा एवरीथिंग, बट इसका डिफरेंस मुझे भी आज तक नहीं पता चल पाया था। तो एमपीज आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रिमेंबर दिस। एमएलएज आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका मतलब क्या है? मैं आपसे बता देती हूँ। अपनी पार्लियामेंट कहाँ सिचुएटेड है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ सिचुएटेड है? दिल्ली,
इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। सो पार्लियामेंट जो दिल्ली में है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब जो लोकसभा, एंड पार्लियामेंट के क्या डिविजन्स होते हैं? राज्यसभा अपर हाउस एंड लोकसभा इज योर लोअर हाउस और द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल क्यों बोलते हैं ना? क्योंकि पीपल इन्हें इलेक्ट करता है। राज्यसभा अपर हाउस जो है उसको पीपल इलेक्ट नहीं करता है, ठीक है, पीपल इलेक्ट नहीं करता, याद रखना। राज्यसभा को इंटरनल जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स होते हैं वो जो इलेक्ट होकर आते हैं वो इलेक्ट करते हैं, अपन लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग नहीं इलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो राज्यसभा में अपन इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हम लोग नहीं इलेक्ट करेंगे, बट लोकसभा में जितने भी, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी, अमित शाह जी नहीं, वो तो डिफरेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो हो गए अपने, एंड डिफरेंट जो भी लीडर्स हैं, जैसे ज्योति नहीं ये तो डिफरेंट नेम्स, आई डोंट वांट नेम आर पॉलिटिशियंस। सो लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय अस, सो उन्हें हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, एंड जो भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। एमएलए कौन होता है? जैसे ये महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट में एक विधानसभा होगी, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे विधानसभा एंड विधान परिषद। विधान परिषद किन किन ही स्टेट में, क्योंकि वो बाई कैमरल लेजिस्लेटिव में लेशन में आ जाता है, उसको नहीं समझना बहन को। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे भी डुअल हाउसेज है ना, तो वैसे स्टेट में भी डुअल हाउसेज होता है, जहाँ पे एक विधानसभा बोल सकते हैं उसको, या फिर इंग्लिश में बता देती हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली जो लोकसभा जैसा ही है सिमिलर थोड़ा बहुत, एंड एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे विधान परिषद बोलते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली को विधान सभा बोलते हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अभी तक सिर्फ 6 स्टेट्स में है, तो ये हर स्टेट में नहीं होती है, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होती है, बट लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होती है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में होती है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें मेंबर्स जो आते हैं उन्हें कौन इलेक्ट करता है? पीपल, वाया वोटिंग, वाया एक्सरसाइजिंग देयर अडल्ट फ्रेंचाइज। सो जो इलेक्ट होकर लेजिस्लेटिव असेंबली में आते हैं मेंबर्स, उन्हें एमएलएज बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये डिस्टिंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हु आर एमपीज एंड हु आर एमएलएज, ठीक है। स्टेट के जो होंगे उन्हें एमएलएज बोलेंगे, जो सेंटर के होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एसोसिएटेड होंगे उन्हें एमपीज बोलेंगे, दैट इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आई होप क्लियर है, नहीं है तो प्लीज़ रिवाइंड करके फिर से सुन लेना, वरना स्क्रीनशॉट ले लो अगर ज़रूरत है बार बार जानने की कि एमपीज एंड एमएलएज कौन होते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ पास हुआ जिसने एमएलएज और एमपीज, मतलब अब वो स्टेट लेवल की भी बात कर रहे हैं कि स्टेट लेवल में भी डिफेक्शन अलाउड नहीं है, आयाराम गयाराम अलाउड नहीं है, एंड एमपीज इज फॉर योर सेंट्रल लेवल, यहाँ पे भी अलाउड नहीं है, नो, ठीक है। This new law has helped bring defection down. At the same time, this has made any dissent even more difficult. MPs and MLAs have to accept whatever the party leaders decide. तो इस लॉ ने क्या किया है, MPs and MLAs की सिचुएशन जो है डिफ़िकल्ट बना दी है बाय दे नीड टू एक्सेप्ट व्हाट द पार्टी लीडर डिसाइड, वरना क्या होएगा, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा पार्टी से, ऑब्वियसली, ठीक है। तो एमपीज एंड एमएलएज विल डिसाइड कि उनकी नहीं डिसाइड कर पाएंगे, एंड दे नीड टू हेयर व्हाट द पॉलिटिकल लीडर इज सेइंग। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। तो ये दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, एक तो अपने डिफेक्शन पढ़ लिया, ठीक है, कि पार्टीज कैसे रिफॉर्म हुई हैं डिफेक्शन के थ्रू। सेकंड, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट पता है ना सबको, फिर से बता देती हूँ, वैसे मैंने शॉर्ट में बताया था आपको। ये वाला डायग्राम से कुछ याद आ रहा है, मैंने कहाँ पढ़ाया था, जेंडर रिलीजन कास्ट में क्या समझाना है, कास्ट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, याद करते रहा करो यार, एक्टिव रिकॉल क्या करो। तो अभी मैं क्या बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ना, एक टर्म लिखा है मैंने बोर्ड पे, सोचो क्या है ये, इसका मतलब क्या हो सकता है।
इंडिया की जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड। इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट एज इन कि ऑब्वियसली 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंट बॉडी है। पार्लियामेंट जो है वो जुडिशरी को एलिमिनेट नहीं कर सकती, उनके जजेस अपॉइंट नहीं कर सकती, एंड अपना कोर्ट का कंडक्ट जो होता है ना वो डिस्कस नहीं कर सकती पार्लियामेंट में। तो वो इंडिपेंडेंट है, जो भी वो करती है इंडिपेंडेंट उस चीज़ का, ठीक है। इंटीग्रेटेड मतलब कि लोअर फॉर्म्स में, दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे। अब वो सिविल क्रिमिनल अलग होंगे, थोड़ा इसमें नहीं जाता है। फिर स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होंगे। अब कहीं कहीं स्टेट में खुद के हाई कोर्ट है और कहीं दो स्टेट्स के पास एक हाई कोर्ट है। अब आप मुझे बताइए कमेंट्स में कौन सा स्टेट के पास 2 हाई कोर्ट है, मतलब 2 स्टेट्स उनका एक हाई कोर्ट है। एंड टॉप पे कौन सा अपना सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इंटीग्रेटेड इसीलिए अपना जुडिशरी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जो भी रूलिंग पास करेगा अपनी डिग्री, जजमेंट्स, केसेस पे केसेस, वो हाई कोर्ट पे लागू होएगी एंड वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी लागू होएगी। ऐसा यूएसए में नहीं है। यूएसए में उनका जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो भी लॉज बनाता है वो डिफरेंट है उनके स्टेट के हाई कोर्ट से। स्टेट के जो उनके कोर्ट्स होते हैं जैसे टेक्सास एंड ऑल एवरीथिंग, कैलिफोर्निया, तो उनमें स्टेट का जो लॉ होगा वो डिफरेंट होएगा। उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, इवन स्टेट्स के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, तो इसीलिए उनका इंटीग्रेटेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी रूलिंग पास करता है एंड अगर सुप्रीम कोर्ट के साथ अगर स्टेट नहीं मानता है तो इट्स फाइन, स्टेट अपना लॉ बना सकता है। लॉ नहीं बनाता है, जजमेंट्स, डिक्रीज पास करते हैं, ठीक है। या फिर कोई लॉ है गलत पास हुआ है लेजिस्लेचर वाया, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंस है बिटवीन यूएसए एंड इंडिया का जुडिशरी सिस्टम। So therefore the Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals. As you know कि main problem of our डेमोक्रेसी बोल सकते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, एक नया टर्म बता रही हूँ, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत हो रहा है। दैट क्रिमिनल्स आर बीइंग इलेक्टेड एंड गिवन टिकट्स इन पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, एंड दे एक्चुअली गार्नर दैट वोट। मतलब स्ट्रेंज बात है कि एक क्रिमिनल कैसे इतना गाना कर लेता है वोट्स एंड वो जीत भी जाता है इलेक्शंस एंड वो बन भी जाता है एमएलएज एंड एमपीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा गलत चीज़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है भाई गलत चीज़ों को देखना एंड रोकना, वरना तो पॉलिटिकल पार्टीज डिक्टेटरशिप घोषित कर देंगी इंडिया को। तभी कौन डेमोक्रेसी बना रहा है? चेक्स एंड बैलेंस हो रहा है ना जुडिशरी एंड लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव का। नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शंस टू फाइल एन एफिडेविट। बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है ये। गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। तो अब कंपल्सरी है, एफिडेविट का मीनिंग देख लेते पहले। A signed document submitted to an officer where a person makes a sworn statement regarding her personal information। अभी आपने देखा होगा जनरल इलेक्शन आएंगे तो इंस्टाग्राम पे अगर आप अच्छे थोड़े नॉलेजेबल पेजेस फॉलो करते हो, वरना तो आजकल बच्चे सब कुछ जनजी पे फिल्म स्टार्स एंड भी फॉलो करते रहते हैं, बट बी एक्टिव ऑन दैट। तो अगर आपने देखा हो तो आपने बहुत इलेक्शन लेते हैं, महुआ मित्रा एंड ममता बनर्जी, इन लोगों ने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए थे। अभी जैसे महाराष्ट्र के इलेक्शंस हुए थे, कितने शिवसेना, देवेंद्र फडणवीस, उनके कितने एसेट्स हैं वो डिक्लेयर करते हैं। वैसे नरेंद्र मोदी जी ने अपने एसेट्स जो हैं, कितने करोड़ ऑफ संपत्ति है उनके पास, या फिर कितना उनके पास क्या है, एवरीथिंग। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, तो 2 चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, एक तो प्रॉपर्टी एंड दूसरा है क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो ऐसे क्या होगा, पब्लिक को पता चलेगा कि अच्छा इनके अगेंस्ट एक क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये जो पॉलिटिकल लीडर हैं इनके अगेंस्ट एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है पब्लिश। सो उससे क्या माइंडसेट होएगा, ऑब्वियसली वी नीड टू वोट फॉर दिस पार्टी और नॉट। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी भी जो है क्लियर हो जाएंगी कि हम इस कैंडिडेट को वोट, मतलब टिकट दे या नहीं, क्योंकि अगर एक क्रिमिनल कैंडिडेट है उसको टिकट दे रहे हैं एंड फिर पब्लिक इन्फ्लुएंस हो गई कि ओ ये तो क्रिमिनल कैंडिडेट है, तो उसे वोट नहीं देंगे, डेफिनेटली नहीं देंगे। तो इससे क्या होएगा, डाउनफॉल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी भी चेक्स एंड बैलेंस करेगी कि ओके वी नीड टू गिव दिस मेंबर द टिकट एंड दिस नॉट। ठीक है, समझ रहे हैं आप? नाउ द न्यू सिस्टम हैज़ मेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक, but there is no system to check if the information given by the candidates is true.
अब ये तो हो गया कि अब कैंडिडेट्स अपनी इन्फॉर्मेशन, कितने करोड़ ऑफ संपत्ति उनके पास, कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, ये एफिडेविट में लिख के सबमिट कर देंगे। बट अब ये कितनी इन्फॉर्मेशन ट्रू है? कोई कोई लाई भी कर सकता है कि हाँ कोई क्रिमिनल केस नहीं है, या फिर कोई के पास 1000 करोड़ की संपत्ति हो, बस वो 20-30 करोड़ बता सकता है कि हाँ ठीक है। करोड़ में होती है पॉलिटिकल लीडर्स के पास, अगर आप देखेंगे ना एफिडेविट, अभी सबकी प्रॉपर्टीज एंड ऑल एवरीथिंग आया था, किसी का भी लैक्स में नहीं था, सही बता रही हूँ, किसी का भी लैक्स में नहीं था। मैंने आई पर्सनली लुक फॉर द फेमस लीडर्स, जो भी अपने नेशन के फेमस लीडर्स हैं, सबके करोड़ में प्रॉपर्टीज थी। स्ट्रेंज, बिकॉज आर पॉलिटिशियन की सैलरी इज़ वेरी मच लो। तो एज येट वी डू नॉट नो इफ इट हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच एंड द क्रिमिनल। ठीक है, नाउ the election commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns. तो इलेक्शन कमीशन ने किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है, इम्पॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, कंपलसरी कर दिया है, क्या मेकिंग इट नेसेसरी, कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन जो होता है ना, इंटरनल डेमोक्रेसी, कि आपको अंदर ही अंदर प्रेसिडेंट इलेक्ट करना है, कुछ भी पार्टी डिसीजन लेने, तो आपको इलेक्शन करने पड़ेंगे। एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। अब ये बहुत अच्छी चीज़ की है, किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, कि उनने इनकम टैक्स फाइल करने बोला है। किसको? पॉलिटिकल पार्टीज़ को, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ एज अ ग्रुप उन्हें बहुत डोनेशंस आता है। अभी आपको पता है तो आई डोंट नो, इतना आप न्यूज़ व्यूज़ सुनते हैं तो अभी एक स्कैम आया था जो जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। एक्चुअली इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कैम था, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप अनोनिमस, मतलब अनोनिमिटी से कुछ भी एक बॉन्ड, किसी भी बैंक में जाएंगे, SBI ले लो, PNB ले लो, ICICI ले लो, एंड वहाँ से बोलेंगे हमें इलेक्टोरल बॉन्ड इस पार्टी के लिए देना है। मतलब कि हमें 1000 से डिनोमिनेशन स्टार्ट थी, 1000 रुपये का वो आपको डॉक्यूमेंट देंगे कि हमें ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, एंड ये वाले डॉक्यूमेंट को हमें इस पॉलिटिकल पार्टी को देना है। तो आप खरीदेंगे पहले तो 1000 रुपये आपने दे दिए, ठीक है, एंड फिर आप ऐसे वो अनोनिमसली, मतलब आप अपना नाम भी मेंशन नहीं करेंगे, एंड आप एज अ फंड किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे देंगे, क्योंकि आपकी एफिलिएशन है उस पॉलिटिकल पार्टी से। अब ऐसे क्या हो रहा था, एक प्रॉब्लम तो कि वो अनोनिमस है, अनोनिमस मतलब नाम नहीं लिखा क्या, तो ऐसे तो बहुत जो बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, जो पॉलिटिकल एक नेक्सस बनता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो वो तो फंड कर रहे हैं इनडायरेक्टली एक पॉलिटिकल पार्टी को। और ऐसे क्या हो रहा है, मनी एंड मसल पावर जो है मिसयूज़ हो रहा है, जो अपन ने पढ़ा था चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी में। तो इस स्कैम को अभी रिसेंट जनरल इलेक्शन में, आई गेस स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, जनवरी में, अप्रैल में ही हुआ था ये, तब जुडिशरी ने स्टक डाउन किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है दैट लॉ, कि ऐसे आप फ्री फंड्स दे रहे हो पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इट्स वेरी रॉन्ग एंड जस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था जुडिशरी ने। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग जो अपने फॉर्मर CGI ने किया था। CGI ने, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ही बोल सकते हैं, पूरा इंक्लूड होता है, बट उनके टेन्योर में हुआ था, एंड देयरफॉर ही अभी रिटायर हुए हैं वो रिसेंटली, एंड न्यू CGI अपॉइंट हुए हैं। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ वाला शॉर्ट देखना, मैंने बताया था CGI क्या मतलब होता है, क्या है ना, अगर आपको नहीं पता है तो यू शुड नो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये। Now the parties have started doing so, but sometimes it is more mere formality. तो पार्टीज़ ने क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है वो फाइल करना स्टार्ट तो किया है, बट वो मियर फॉर्मेलिटी के तौर पे करता है। मतलब वो इलेक्शन कर लिया, हाँ ठीक है, अभी 4-5 मेंबर आए हैं, हाँ ठीक है, इलेक्ट करके बता दो कौन प्रेसिडेंट है। उनको तो पता है कि कौन को इलेक्ट करना है, दे नो कि हाँ कौन लीडर कौन है जो है वो सेलेक्ट होएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास ही है जो वोट्स अगर आएंगे भी तो वही डिसाइड करेंगे, तो टॉप लीडर्स ही डिसाइड करते हैं। तो ये एक मियर फॉर्मेलिटी बन गया है, ठीक है। It is not clear if this step has led to greater internal democracy in political parties. तो this is not sure इससे क्या कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हो कि आप एक लॉ ही पास कर सकते हो वाया लेजिस्लेचर, कि लॉ इम्प्लीमेंट कर दो, एक्ट बना दो कि इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब इट्स कंपल्सरी टू होल्ड इलेक्शंस इन द
इंटरनल ऑफ द पार्टीज, प्लस इनकम टैक्स रिटर्न्स जो फाइल कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उन्हें भी कंपलसरी बना दो। तो अपन ने एक शब्द पढ़ा था नेसेसरी, तो ये कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी है, ज़रूरत है, ठीक है। बट ये नेसेसरी शब्द को कैंसल आउट करके मेक इट कंपलसरी। जैसे एफिडेविट में अब प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड्स कंपलसरी कर दिया ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने किया था वो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंपलसरीली बोलना चाहिए कि आप इंटरनल इलेक्शंस हेल्ड करिए एंड इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करिए, ठीक है, वरना आपकी पार्टी डेंजर में आ सकती है, ठीक है। सो दीज कैन बी अदर स्टेप्स दैट आर गवर्नमेंट तो नहीं, आई गेस जुडिशरी कैन टेक और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बिसाइड दीज मैनी सजेशंस आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। अब आए हैं अपने सजेशंस कि क्या सजेशंस हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने की। अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉ एक्ट शुड बी पास्ड टू should be made to regulate the internal affairs of a political party, ठीक है। It should be made compulsory for political parties to maintain a register of its member। वो चीज़ जो मैंने आपको बताई कंपलसरी बना दो कि एक रजिस्टर है वो पॉलिटिकल पार्टी का ऑफ इट्स मेंबर टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उनके मेंबर्स के नाम हैं, उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद की पार्टी की ओथ भी होती है, पता है कि हम जो भी मैनिफेस्टो होएगा, पार्टी का मोटो होगा, उसकी ओथ दिलाई जाती है। टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, तो ये 3-4 टर्म्स है। टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट, पार्टी में मेंबर्स में कभी कभार डिस्प्यूट हो जाती है ना, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो उसको कौन हैंडल करेगा, तो एक इंटरनल डिस्प्यूट कमेटी बना दो पार्टी के अंदर। टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हाईएस्ट पोस्ट, जैसे जो होगा ना, मैंने बताया था कि जो बीजेपी प्रेसिडेंट हो गए, कांग्रेस प्रेसिडेंट हो गए, तो उनके लिए ओपन इलेक्शन मत कर दो। ओपन इलेक्शन मतलब एक देखो, एक होता है सीक्रेट बैलेट इलेक्शन, एक होता है ओपन बैलेट इलेक्शन। तो सीक्रेट बैलेट में मतलब आप सीक्रेटली जो है वो इलेक्ट कर रहे हो लोगों को, ठीक है। एंड ओपन बैलेट में क्या होता है कि आप, जैसे राज्यसभा के इलेक्शन जो होते हैं वो ओपन बैलेट में होता है, अपन नहीं करते हैं इलेक्ट, ठीक है, याद रखना, हम लोग नहीं करते हैं इलेक्ट। एंड वो जो इलेक्टेड मेंबर्स अपन ने भेजे हैं ना लेजिस्लेचर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। तो कंफ्यूज मत हो ना कि राज्यसभा के मेंबर्स अपन इलेक्ट कर रहे हैं, नो, ओके। तो इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट ओपन इलेक्शंस के थ्रू होएगा कि एक बैलेट होगा एंड वो जो चिट होएगी उसको आप डालते हैं, उस चिट को डालने के बजाय आप सामने जाएंगे, एक मेंबर खड़ा होएगा, न्यूट्रल मेंबर जो भी होगा, उसको आप अपना नाम दिखाएंगे कि अच्छा मैं इस मेंबर को वोट करना चाह रहा हूँ, तो ऐसे क्या होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सब लोग बैठे हुए हैं एंड सब लोग बोल देंगे कि अच्छा हाँ ये वाले मेंबर्स को कौन सा इलेक्ट करना जाएगा, फिर अपने हैंड रेज कर सकते हो या फिर आए या नाए चिल्ला सकते हो। तो डिफरेंट तरीके होते हैं, बट ओपन इलेक्शंस होने चाहिए टू इलेक्ट मेंबर्स, ओके। नाउ it should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, about 1/3 to women candidates. Similarly, there should be a quota for women in the decision making bodies of the party. तो ये क्या बोल रहे हैं कि विमेन को 1/3 कोटा देना चाहिए डिसीजन मेकिंग इन इंटरनल डेमोक्रेसी में। मतलब थोड़ी पार्टी जैसे एज यू नो कि आर फेमस, वन ऑफ द फेमस लाइक कुछ टू नेम, नरेंद्र मोदी जी ने लाइक वुमेन की जो है इंक्रीज़ की है पॉपुलेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज प्लस इलेक्शंस इन 1/3। एज यू नो कि नारी शक्ति अभिनंदन वंदन अपन ने वो लॉ पास किया था, देखा था ना, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट अभी पिछले साल ही पास हुआ 2023 में, कि 33% जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, पार्लियामेंट में वुमेन का जो है रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी बढ़ाने का एक्ट आना चाहिए, ठीक है। सो सिमिलर एक्ट ऑन लाइंस विद वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, ऐसे लॉज भी आने चाहिए, ठीक है, टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। एज यू नो कि दीज आर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ अ सोसाइटी, बीट वुमेन, बीट चाइल्ड, बीट फिजिकल पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़, ठीक है। एंड
बीट दलित्स, SC ST, so उनके लिए तो ऑब्वियसली रिजर्वेशंस एंड ऑल एवरीथिंग गवर्नमेंट इज वर्किंग, बट दीज अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो निगलेक्टेड रहे हैं बहुत सालों से, दे हैव बीन सफर्ड हिस्टोरिकल हार्म्स, सो दे नीड टू बी गिवन अफर्मेटिव एक्शंस, ठीक है। तो ऐसे 1/3 रिप्रेजेंटेशन इंटरनल डेमोक्रेसी में भी देना चाहिए। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एज यू नो कि मनी एंड मसल पावर बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है, मैंने अभी आपको एक स्टैट्स भी बताया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होएगी तो द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट द इलेक्शन एक्सपेंसेस। तो इससे क्या होएगा कि गवर्नमेंट दे रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करने के लिए कि आप अपनी कैंपेन करो। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम जैसे आगे आया था, बड़े बड़े मिलियनर्स बिलियनर्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड करते हैं वो बंद हो जाएगा। जुडिशरी देन रेगुलेट, क्योंकि स्टेट ने तो इतना फंड दिया था आपके इलेक्शन कैंपेन में, इतना सारा आपने इतने ये आप बड़ा सा हाथी ले आए एंड बड़ा सा ये दे दिया आपने एंड एवरीथिंग, मतलब ये कहाँ से लाए, पैसे कहाँ से लाए, ये बाहुबली का सेट क्यों लिया है आप मूवी तो ही ना बना रहे हो, इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हो, ठीक है। बहुत फनी इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं, प्लीज़ सर्च दैट, आप यूट्यूब पे कहीं भी फेसबुक पे आप देख सकते हैं, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फनी वेज में कैंपेनिंग होती है, ठीक है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़। तो और बहुत ही फालतू में पैसा वेस्ट होता है, जिसमें लाइक इतना अगर आप डेवलपमेंट में लगाएंगे, एजुकेशन में लगाएंगे तो ग्रोथ ही होएगी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, बट कैंपेनिंग में इतना पैसा वेस्ट करना इज़ लाइक वेस्टेज ऑफ मनी, राइट। सो देयरफॉर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस इज़ अ गुड सोल्यूशन दैट वी कैन एनकाउंटर, एंड गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, पैसे ही मत दो, पैसा दोगे तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज खा जाएंगी, ऐसे सोचो, ठीक है। तो काइंड में दो आप, कैसे पेट्रोल दे दो कि यहाँ से वहाँ, अगर आपको कैंपेनिंग के लिए इस रोड से जाना है तो हाँ ठीक है पैसे दे दिए पेट्रोल के, पेपर टेलीफोन एक्सेट्रा, इन सब के इंसेंटिव स्टेट दे सकती है। और इट कुड बी गिवन इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ द वोट्स सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। और कैश भी दे सकती है स्टेट्स, हम कैश के लिए मना नहीं कर रहे, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं जो कैश से ही हो पाएंगे। तो वो आप कैसे दोगे कि पिछली बार पार्टी इसमें कितने वोट्स गार्नर किए थे उस पॉलिटिकल पार्टी ने एंड उस लीडर ने, तो उसके हिसाब से कैश भी मिल सकता है, क्योंकि उसकी चांसेस ज़्यादा है उस इलेक्शन में जीतने की। These suggestions have not yet been accepted by political parties. If and when these are accepted, these could lead to some improvement. पता नहीं पॉलिटिकल पार्टीज अपना इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं करना चाह रही है, बिकॉज ऑब्वियसली जैसा चल रहा है चलने दो, हमें जैसा सूट करेगा हम करेंगे, ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है बिहेवियर, एंड दिस इज़ वेरी रॉन्ग। बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट लीगल सोल्यूशंस टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, बट केयरफुल रहना लीगल सोल्यूशंस पे। ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज टू फाइंड वेज टू चीट द लॉ। तो ओवर रेगुलेशन अगर किया जाए पॉलिटिकल पार्टी का, मतलब एक के बाद दो 3 4 लॉज निकाल दिए गए सिर्फ इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी को रेगुलेट करने के लिए, तो क्या होएगा, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, प्रोडक्टिव के अगेंस्ट हो सकता है, मतलब प्रोडक्शन जितना हेल्प कर रहा है उसके अगेंस्ट काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज टू फाइंड वेज टू चीट द लॉ। ऐसे क्या होएगा, दे कैन चीट व्हाट, द लॉ। Besides, political parties will not agree to pass a law that they do not like, ठीक है। एंड पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टीज वो ऐसा पास ही नहीं होने देंगे, क्योंकि लॉ कौन बनाता है, लीडर्स, एंड लीडर्स किससे एसोसिएटेड है, कैसे जीत कर इलेक्शन से, एक पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने फॉर्म किए तब उसके वाया, ठीक है। तो अगर उनको पसंद ही नहीं आएगा तो ऑब्वियसली वो लॉ ही पास नहीं होने देंगे। तो दिस इज़ अ वेरी हर्डल, इसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत रोल्स एंड सोल्यूशंस आ सकते हैं, ठीक है। नाउ there are 2 other ways in which political parties can be reformed. 1, people can put pressure on political parties. तो अब ये people centric ये पीपल सेंट्रिक सोल्यूशन है। क्या कि पीपल जो हैं वो प्रेशराइज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वाया लॉबिंग, प्रेशर ग्रुप्स फॉर्म्स करके, सिविल सोसाइटीज़, NGOs फॉर्म करके दे कैन प्रेशराइज द पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशराइज PP, पॉलिटिकल पार्टीज़ का शॉर्ट फॉर्म आई यूज़, ठीक है।
दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशंस. ऑब्वियसली इतनी सारी पीपल प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, तो दिस कैन ऑल्सो हेल्प in forcing the political parties to accept good reforms that our judiciary or legislature is trying to bring. Ordinary citizen pressure groups, जैसे मैंने बताया, pressure groups and movements and the मीडिया को तो ऐसे बोलते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं मीडिया को. मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई आज के ज़माने में. एंड द मीडिया कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस. ठीक है, प्रेशराइज कौन करेगा? सिटीजन्स, pressure groups and media. ठीक है, तो प्रेशर कौन डाल सकता है? सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड मीडिया. इफ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लूज public support by not taking up reforms, they would become more serious about reforms. तो ऑब्वियसली ऐसे लगता है ना, किसी की भी बोलते हैं कि अगर हमारी सीट खतरे में है तो सब अलर्ट हो जाता है, सबके कान खुल जाता है कि हाँ अब भैया अब तो लूज़ कर सकते हैं अपन सीट, अब कुछ तो हो जाएगा, लाइक वी नीड टू टेक एक्शन. ठीक है, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसा होता है ना कि एक सीधे कान से नहीं पकड़ सकते, तो कान हाथ घुमा के, कुछ कहावत है ऐसा कुछ, आई डोंट रिमेंबर उसकी, बट ऐसे बोलते हैं ना कि कान हाथ मोड़ के ऐसे कान पकड़ते हैं, ऑल एवरीथिंग जो भी है वो कहावत. बट ऐसे ही आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुधार सकते हैं. ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा? इंटरनल डेमोक्रेसी एंड मसल पावर मिसयूज़ होते रहेंगे, एंड ऐसे क्या करप्शन होता रहेगा, रेड टेपिज्म होता रहेगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेगी. तो दीज आर व्हाट अर्जेंट रिफॉर्म्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. If political parties feel that they would lose public support by not taking up reforms, they would become more serious. ठीक है, देख लिया अपन ने, पढ़ लिया. Now 2, political parties can improve if those who want this join political parties. अब also ऐसा भी हो सकता है कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो दे रियली वांट कि हमारे नेशन का भला हो एंड एवरीथिंग, मतलब आजकल बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल माइंडेड लोग जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं. Why? Because they want to improve the nation. Improve if those who want this join political parties. One of the example at the back of the mind is Shashi Tharoor ji. As you know कि he was a great, मतलब ही उनके एजुकेशन बैकग्राउंड अगर आपने पढ़ी हो, उन्होंने इतनी बुक्स लिखी हैं इंडिपेंडेंस में, हाउ ब्रिटिशर्स लूटेड इंडिया एंड ब्रिटिशर्स को ह्यूमिलेट किया है, वहीं यूके जाके उनकी बुक के वाया कि आप लोग ये ऐसे बैरन छोड़ दिया था इंडिया को, एंड अमेजिंग डायलॉग्स एंड डिबेट्स ही हैव डन. एंड ही इज़ अ कांग्रेस पॉलिटिशियन, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम कांग्रेस पार्टी. तो ही इज़ अ लाइक माइंडेड सिटीजन एंड ही वॉज वेरी मच प्रोपोगेंड. उनकी आप डिबेट्स अगर कभी सुनेंगे एज यंगस्टर्स, यू शुड लिसन हिम की, क्योंकि आप भी बड़े होकर अगर कोई प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको है कि इंडिया को एज अ बेटर प्लेस बनाना है, सोसाइटी बनाना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करना है, तो यू कैन जॉइन पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी वास्ट एंड अ वेरी, थोड़ा डाइसी, ऑब्वियस सबके प्रोज कॉन्स होते हैं, बट इट्स अ वेरी ग्रेट फील्ड टू रिफॉर्म आर नेशन एंड आर सोसाइटी एज वेल. ठीक है, तो 2, political parties can improve if those who want this join political parties. ठीक है, the quality of democracy depends on the degree of public participation. It is difficult to reform politics if ordinary citizens do not take part in it and simply criticize it from the outside. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ कमियां निकालते रहो. देखो वही तो मैंने बोला, चाचा ताऊ जी एंड पापा मामा सब लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं घर में, तो माई पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, ये वाली पार्टी बेकार है, ये वाली पार्टी ने क्या किया, इतने साल दिए थे इनको, यही लड़ने से कुछ नहीं होगा. इतना है तो आप पॉलिटिक्स के अरेना में घुसिए, समझिए एंड रिफॉर्म करिए ना. बोलने से कुछ नहीं होगा. तो इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, नॉट जस्ट वर्बली अब्यूजिंग पॉलिटिकल पार्टीज़. कुछ नहीं होगा, सिंपली क्रिटिसाइजिंग उनको ऐसे नहीं होता. The problem of bad politics can be solved by more and better politics.
वी शैल रिटर्न टू दिस थीम इन द फाइनल चैप्टर। एंड इस थीम को अपन फाइनल चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। But for now, here we are to conclude our lecture. I hope मज़े आई हो, and this is our last video. उसके बाद we'll be starting with NCERT solutions, and this is the completion of our chapter. Amazing chapter था political parties का. I personally enjoy teaching this chapter and putting my knowledge, back of my knowledge, every example from the current affairs to help you narrate and explain more. अच्छे से आपको और समझाने में मदद किया, लाइक बिकॉज टू बी ऑनेस्ट व्हेन आई वाज इन 10th माय टीचर नेवर पुट इन दैट मच ऑफ एफर्ट. वो दे वर लाइक जस्ट रीडिंग द चैप्टर्स. हाँ हो गया क्लास हो गई, चलो हम जा रहे हैं, पढ़ लेना, ये चैप्टर्स आ रहे हैं एग्जाम में. तो यू नीड टू फोकस बिकॉज अब ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप देना चाहें या फिर जो भी चल रहा है आपका अभी फ़िलहाल तो CBSE बोर्ड 10th क्लास चल रहा है, तो उसमें बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना. बिकॉज बुरा लगे अच्छा लगे, एजुकेशन सिस्टम अपना मेरिट बेस्ड है. तो अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो अच्छे कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो अच्छा background, everything and all, you will be missing out. So you please get back to studies. And again, this is the concluding video of this chapter, and we'll be starting with the NCERT solutions and MIQs, MCQs from the next video onwards. But to conclude, Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12th in Hindi medium. CBSE बोर्ड के अलावा हम 5 अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, विच आर दिल्ली, बिहार, यूपी, MP एंड राजस्थान बोर्ड. ठीक है. वी ऑल्सो प्रोवाइड वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी. ठीक है. दिस इज़ आवर वेबसाइट www.magnetbrains.com. तो अगर आप ये टाइप करेंगे तो आपको ये मिलेगा वेबसाइट. एंड दिस इज आवर ऐप विच यू कैन एक्सेस बाय योर फोन्स, लैपटॉप्स एंड PCs. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. दीज आर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं, बी इट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप. E-notes एंड E-books लिंक इन डिस्क्रिप्शन. क्या है मतलब? E-notes एंड E-books नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे क्लिक कर आप एक्सेस कर सकते हैं. सो डू नॉट मिस ऑन दैट. सो कीप लर्निंग एंड कीप रीडिंग एंड एंजॉइंग. थैंक यू फॉर स्टार्टिंग.